नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी होंगे शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत, बाबा रामदेव भी रहेंगे मौजूद। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली होंगे मेहमान। 50 वैज्ञानिकों को भी किया जाएगा आमंत्रित। तीर्थ क्षेत्र में 25,000 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। आयोजन में देश भर से लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो तमाम दिग्गज पहुंचेंगे 22 जनवरी को। तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है और ऐसे में बता दें कि 22 जनवरी का वो बड़ा दिन है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, गौतम अडानी, कई ऐसे बड़े लोग हैं जो कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है। तीर्थ क्षेत्र ने 25,000 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। तैयारी अपने चरम पर है, कोशिश लगातार जारी है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे से जुड़ चुके हैं। प्रियम, 22 जनवरी का इंतजार है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को भगवान राम की जो है वो मूर्ति की स्थापना की जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा उसमें की जाएगी और इस कार्यक्रम को भव्य स्तर पर जो है वो मनाने की तैयारियां जो है वो करी गई हैं और उसी के चलते कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन जो है वो 22 जनवरी को किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, उनके जरिए ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में विशिष्ट जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं, उनको भी निमंत्रण जो है वो भेजा जा रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, ये क्रिकेट जगत की वो हस्तियां हैं, शामिल होंगी। इसी तरीके से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं, इनको भी आमंत्रण दिया गया है। फिल्मी जगत के भी सितारों को इसमें जो है जो जानकारी है उसके मुताबिक बुलाया जा रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं और भी जो फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। 50 वैज्ञानिक जो हैं उनको इसमें जो है वो बुलाया जाएगा, वो आके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, बाबा रामदेव, ये लोग भी मौजूद रहेंगे और सबसे जो खास बात ये है कि 350 ऐसे इसमें कह सकते हैं कि मजदूर उनको बुलाया जाएगा जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे करीब 350 मजदूरों को भी विशेष तौर पर निमंत्रण जो है वो दिया गया है, वो इसमें आकर शामिल होंगे जिन्होंने इस मंदिर की संरचना करी है, इस मंदिर को बनाने में अपनी मेहनत लगाई है, तो उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। तो कह सकते हैं एक काफी बहुत ही बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। भगवान श्री राम लला का जिस तरीके से मंदिर जो है पूरी तरीके से तकरीबन बनके तैयार हो चुका है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी का वो दिन जो है वो तैयार रखा गया है जब ये भगवान श्री राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा और उसके बाद से वहां पर श्रद्धालु आकर दर्शन कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा आयोजन जो है वो रहने वाला है और उसके चलते इसमें बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं तो वो भी साफ तौर पर इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगी। 31 सालों का इंतजार प्रियम अब खत्म होने जा रहा है, क्या उत्साह नजर आ रहा है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या बिल्कुल पूरी तरीके से अयोध्या की सूरत जो है वो बदल चुकी है और कहीं ना कहीं अयोध्या वो अपने नए स्वरूप में नजर के आ रही है और जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो अयोध्या है वो विश्व स्तरीय पर्यटन का स्थल जो है वो बनेगी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कह सकते हैं तैयारियां पूरी तरीके से साफ तौर पर देखने को मिली है, जो माहौल है वो देखने को मिला है और उसी का कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अयोध्या पूरी जगमगाती हुई नजर आ रही है और जो उम्मीद है कि अब जो अयोध्या है वो विश्व पर्यटन स्थल के तौर पर जानी जाएगी, विश्व स्तर पर उसको डेवलप किया जा रहा है, हर एक सुविधा का वहां पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर वहां जाकर निरीक्षण करते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो है वो चल रही है, वहां पर कितना विकास का कार्य जो है वो पूरा हुआ है, कितना कार्य होना बाकी है। तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अयोध्या के एक नए स्वरूप को प्रस्तुत कर रहा है। तो 22 जनवरी को जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उस समय जो अयोध्या है वो बिल्कुल एक नई अयोध्या के तौर पर दिखाई देगी। आज के आधुनिक युग के साथ में जहां एक तरफ उसमें देखने को मिलेगा तो वहीं अध्यात्म के तौर पर भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति है उसको वहां पे विराज किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ आस्था का केंद्र जो है वो अयोध्या बनती हुई नजर आएगी। प्रेम, ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि कार सेवकों के परिवारजनों को भी बुलाया जाएगा इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में।
हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी उसके मुताबिक उन कार सेवक के परिजनों को भी बुलाया जाएगा जिन लोगों ने इस राम मंदिर को लेकर अपनी काफी अहम भूमिका निभाई है, उस आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो उन लोगों को भी इस मौके पर बुलाया जाएगा और वो भी यहाँ पर आकर शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है काफी भव्य और दिव्य होने वाला है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और 22 जनवरी का जो दिन है वो भी काफी ऐतिहासिक होने वाला है। ये बताइए, विपक्ष के नेता को भी आमंत्रण भेजा गया है क्या? देखिए अभी इस तरह की कोई सूचना जो है वो निकल के सामने नहीं आई है कि विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है। अभी फिलहाल जो चेहरे हैं जिनके लेकर नाम की पुष्टि हुई है उसमें सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं, इसके अलावा अमिताभ बच्चन है, शंख प्रमुख मोहन भागवत हैं, बाबा रामदेव। बिल्कुल भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, सबको इस दिन का इंतजार है। बने रहिए प्रेमा, आगे भी आपका रुख करेंगे। और यूपी में बेहतर सड़कों के लिए होगा उरीटा का गठन। बता दें, विभागों में समन्वय के लिए काम करेगी नई एजेंसी। बार बार सड़क काटे जाने की समस्या से मिलेगी निजात। प्रदेश में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का हो रहा है गठन। सीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया है प्रस्ताव। पीडब्ल्यूडी नगर विकास बिजली विभाग ने समन्वय बनाएगा उरीटा यूरीटा समन्वय बनाएगा। ठेकेदार चयन के लिए भी तैयार होगा मॉडल दस्तावेज। प्रेम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, एक नई पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि एक विभाग की तरफ से सड़क जो है वो बनाई जाती है और दूसरे विभाग की तरफ से कुछ अंडरग्राउंड कार्य करने होते हैं, तो उसके चलते उस सड़क को खोद दिया जाता है। तो ऐसे में उसकी वजह से काफी राजस्व का नुकसान भी सरकार का होता है और ऐसे में लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान हो सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री के स्तर से कई बार बैठकें की गई हैं और विभागों को निर्देश दिए गए कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिस रोड की जो रोड का निर्माण हो उसके बाद उसको खोदने की जरूरत ना पड़े। जो उसके अंडरग्राउंड जो कार्य किए जाने हैं उनको पहले से ही तैयार कर लिया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले समय में कम से कम करीबन 5 साल तक उस रोड को खोदने की आवश्यकता ना पड़े। तो अन्य जो विभाग हैं जो इस तरीके से कार्य करते हैं, चाहे वो दूरसंचार विभाग हो, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, तो इन सभी से पहले ही एनओसी ले ली जाए। तो ऐसे में समन्वय को लेकर एक आपसी दिक्कतें जो थी वो सामने देखने को मिलती थी, तो उसको लेकर अब यूरिडा का जो है वो गठन किया गया है, जो कि अब इन विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करेगा और उसके बाद वो विभागों से परमिशन लेगा, उनसे बात करेगा और जानेगा कि वहां पर उस रोड पर इनका क्या प्लान है आने वाले समय में कार्य करने का। अगर कुछ ऐसा प्लान है तो उसको अभी कर लिया जाए। इस बात को लेकर वो फोर्स करेगा। बार बार सड़क काटे जाने की जो समस्या है उससे इसके जरिए जो है वो निजात मिलेगी। प्रोजेक्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी ने ये पूरा जो प्रस्ताव है उसको तैयार किया है। नगर विकास विभाग, बिजली विभाग के समन्वय से जो है वो यूरिडा बनेगा। ठेकेदार चयन को लेकर भी एक मॉडल जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इस सब के जरिए कहीं ना कहीं मकसद है कि जो रोड है उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और उनको बीच बीच में जो बार बार खोदने की भी जरूरत पड़ती है वो ना करना पड़े। तो उसको लेकर ये मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी थे कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि बार बार रोड बनने के बाद उसको तुरंत ना खोदा जाए, पहले से ही उसके साथ में जो कार्य किए जाने हैं वो किया जाए, यानी भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए। तो उसी के लिए यूरिडा का जो है कह सकते हैं गठन किया गया है और उसके बाद माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में इस तरीके की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। जी प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए पुरस्कार, पर्यावरण एवं वन्य जीव में उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 पुरस्कार, प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में किया गया है पुरस्कृत। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव में उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में पुरस्कृत किया गया है। और यातायात नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। 3 से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस होगा निरस्त। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए हैं निर्देश। सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्त को निर्देशित कर दिए गए हैं। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए दिया गया है निर्देश। 3 से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस होगा निरस्त। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं कि अगर 3 से ज्यादा चालान है तो आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्त को निर्देशित कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर आज पार्टी के सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद पहुंचे। इस दौरान जब पीएम मोदी बैठक के लिए पहुंचे तो सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसदों ने मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। 9 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक शुरू हुई। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी इस जीत का ताज पीएम मोदी के सिर पहनाया। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति के साथ साथ पार्टी के भावी कार्यक्रम और बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा है कि पंडित नेहरू के ब्लंडर के कारण पीओके बना। शाह के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोल रहा है। के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर के पर तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, 75 साल पहले के इतिहास निकाल कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा है। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हुआ है। Yesterday in Lok Sabha, Amit Shah misled the House and also misled the nation. The Pandit Jawaharlal Nehru contribution is approved everywhere, even not only in our country, in the world also. Agreed and approved Pandit Jawaharlal Nehru's policies and also his decision. Now, yesterday, this Home Minister of India, Sri Amit Shah, told this Pandit Jawaharlal Nehru's decision is all Himalayan blunder. Only he said in the House, but we strongly protested. सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर ककरवा कस्टम अधीक्षक को लखनऊ की एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी अधिकारी ने एक मुर्गा व्यापारी से मुर्गा सप्लाई को लेकर 5,000 की रिश्वत ली थी, जिसकी शिकायत व्यापारी ने एंटी करप्शन से की थी। इस दौरान आरोपी ने दोबारा 15,000 की रिश्वत की मांग की, जिसको लेते वक्त टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हम फ्लिपकार्ट में गाड़ी चलाते थे और यहाँ का पार्सल लेके आए थे ककरामा का, और भूल चूक से मैं लीला डेवा गांव तक चला गया और पुलिस वाले हमको ज़बरदस्ती हमारा वहाँ वीडियो बना लिए और कस्टम को हैंड ओवर कर दिए। कस्टम वाले 1.5 लाख का डिमांड किए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 लाख पे वो लोग मान गए। 1 लाख हमने इनको 27 तारीख को ही ला के दे दिया, दिन सोमवार को। अभी तक हमारी गाड़ी की सर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुरादाबाद में राजपूत करनी सेना अध्यक्ष की हत्या के मामले में राजपूत समाज ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की अगुवाई में करनी सेना विरोध जताया। कटकर क्षेत्र स्थित हनुमान मूर्ति चौराहे पर बड़ी संख्या में जमा होकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने
हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कल राजस्थान में दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें घर में घुसकर हत्यारों ने गोली मार दी। और ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है, गहलोत सरकार का षड्यंत्र है। क्योंकि अभी देखिए नई सत्ता जो भाजपा की वहाँ सत्ता सरकार में बनने जा रही है, अभी उसने वो शपथ ग्रहण नहीं की है, उन्होंने कार्यभार नहीं लिया है। तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन हत्यारों को हम फांसी की मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल, जैसे योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन योगी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, योगी की पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, हम मांग करते हैं कि राजस्थान की पुलिस को भी इसी प्रकार से काम करना चाहिए। अगर इस तरह से भय व्याप्त हो जाएगा समाज में तो आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और ये एक बहुत बड़ा संविधान का फेलियर होने का कारण बनेगा। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की इंडिया वॉइस की टीम ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, इससे लोगों में मोदी सरकार के प्रति प्यार बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा है घनश्याम लोधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं। लगातार जिस तरह से लोकसभा के अंदर 19 बिल पेश होने थे, जिसमें 7 एक अन्य अलग से जोड़े गए, लेकिन आज 2 बिल पेश किए गए जो जम्मू कश्मीर को लेकर के थे। खास बातचीत के लिए सर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से 370 धारा हटी, उसके बाद बदलाव आया, उसके बाद 2 बिल पेश किए गए, क्या लगता है कि उससे और स्थिति जो जम्मू कश्मीर की है सुधरती नजर आएगी? जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और 370 जब से धारा हटी है तब से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन घटना होती रहती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर देश में बनी है और वो 370 वहाँ से हटी है धारा, तो बहुत बड़ा बदलाव वहाँ देखने को मिला है। हर चीज़ में कमी आई है, ना पत्थरबाजी वहाँ पर ना के बराबर है, अब तो हो ही नहीं रही पत्थरबाजी। एक कभी कभी आतंक घटना हो जाती है तो लेकिन उन पे भी कंट्रोल करने की हमारी सरकार पूरा कोशिश कर रही है और वहाँ की जनता बहुत खुश है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे तो पंचायत चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक हुए वहाँ पर, और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है वो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ होंगे। पास की बात करें, जम्मू कश्मीर पीओके है, पीओके की जनता लगातार कहते हैं हमें भारतीय होना चाहिए, हमें भारत में जाना है, उसका भी जोर लगातार के कई बार पीएम की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से भी और गृहमंत्री से भी कहा कि पीओके हमारा हम लेकर, क्या लगता है कि विधानसभा के बाद कोई ऐसा निर्णय जिसको लेकर के पीओके द्वारा से भारत में जो जनसंख्या वहाँ की वो भी चाहती है हम भारत पहुँचे? देखिए, वहाँ की जनता चाहती है और हमारा देश भी चाहता है कि पीओके हमारा है और हमारा रहे, लेकिन ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ की जनता अभी जो हमारे उसकी क्या नाम है जम्मू कश्मीर की जनता है ना, उसी अभी स्थापना जो इधर उधर चले गए उन्हें घर वापसी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है कि उन्हें हमारे जम्मू में लाकर, कश्मीर में लाकर कैसे कैसे स्थापित किया जाए। सर 22 जनवरी को श्री राम भगवान का मंदिर वहाँ पर स्थापना की जा रही है, कुछ सदियों पुरानी बताती विवादित में रहा, लेकिन आज वो घड़ी आ रही है जो इस समय 2024 में रखी जाएगी। कैसे देखते हैं इसको और किस हिसाब से ये लोग, क्योंकि कई लोग विपक्ष भी ये सवाल करें हम होते तो बहुत जल्दी मंदिर बना देते, लेकिन सवाल वही कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेती है। देखिए, भाजपा हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हाँ एजेंडा में राम मंदिर था, रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है और सारे हमारे जितने भारत में हिंदू रहते हैं उनकी आस्था से एक जुड़ा मुद्दा था और 500 वर्षों से ये लटका था न्यायालय में, लेकिन आज पूरा होने का समय आ गया है और हम बड़ा खुशनसीब हैं जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है और वो सपना आज पूरा हो रहा है। तो हम तो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि एक दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब
अयोध्या आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और अब 2024 में जनवरी जब आएगी 22 जनवरी, तो उस समय दिवाली पूरा देश मना रहा होगा। अखंड ज्योति के लिए 600 क्विंटल देसी घी जयपुर से भेजा गया, वो भी बैलों के रथ के माध्यम से। उस पर भी सवाल किया कि इतना घी क्यों बर्बाद किया, गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये आस्था का विषय है, और मैं समझता हूँ सनातन धर्म में हमारे किसी की पूजा होती है तो घी से या तेल के चिराग से होती है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कभी तो राम का विरोध करने लगता है, कभी लक्ष्मण का विरोध करने लगता है, कभी कृष्ण जी का विरोध करने लगता है। ये तो नीति है विपक्ष की। आज वही जनता ने हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष को समझा दिया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है यहाँ की जनता ने दिखा दी है। लेकिन उस पर भी सवाल किया गया थे, बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में अपनी बहुमत हासिल की है, उसको ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम है, और नहीं जीतती है तो जनता है? देखिए, विपक्ष अपने गरबान में कभी नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। आज जो उनके नेता हैं चुनाव में दिखाई पड़े, और चुनाव के बाद आज लंदन में मजे ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी दल हो, चाहे विपक्ष हो चाहे हमारा हो, हम सत्ता में होने के बावजूद ही हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, गांव-गांव जा रहा है। अभी चुनाव अभी दूर है, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है आज की तारीख। और विपक्ष का कार्यकर्ता कहीं बम्बई है, कहीं है ना कलकत्ता है, कहीं विदेश है, कहीं इधर तो घूम रहा है। जनता की अगर उन्हें चिंता होती तो जनता के बीच में जाते, लेकिन जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। तुम हमारी चिंता नहीं करोगे, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव और यूपी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसकी उम्मीद लगा कि कितनी सीटें रहेंगी, और 2024 में पूरा बहुमत से कितनी सीटें की उम्मीद लगी? देखिए, यूपी का हमारे महाराज जी की सरकार है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहाँ के नेताओं ने, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय लीडर हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतें। और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें हमारा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहा है। कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि विपक्ष नाम की उत्तर प्रदेश में कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफा हमारा चुनाव है, और 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालें। तो ये थे खासियत बात करने के लिए हमारे रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह जी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वो पूरी बीजेपी को मिलेंगे। उसकी अगुवाई में ही 2024 में 400 प्लस सीटें आएंगी, और तीसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।